हाँ भाई बच्चों, क्या चल रहा था आपका? चल रहा था ऊष्मा। ऊष्मा में हमने ऊष्मा का मात्रक लिया था, जूल या कैलोरी बताया था। और कैलोरी की बात जब हमने करी थी, एक कैलोरी कितना होता है, तो ये बताया था द्रव का या जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहा था, या 1 कैलोरी होती है। पांचवा पाठ था आपका। पाठ क्या था? पांचवा पाठ ऊष्मा एवं ताप। जो पाठ का नाम था ऊष्मा एवं ताप। तो हमने 1 कैलोरी की बात करी थी। 1 कैलोरी किसे कहते हैं? 1 कैलोरी कहा था जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने पर, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ताप, जितनी ऊष्मा की दर को देनी पड़ती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। यानी जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा या ऊष्मा देनी पड़ती है वो 1 कैलोरी कहलाती है। अब इसमें हमें पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमें पढ़ना है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। किस प्रकार से ऊष्मा गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गति करती है, कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ये 3 मुख्य विधियां होती है, वो ही हम पढ़ेंगे। आपने अनुभव किया गर्म चाय स्टील के खाली गिलास में डालने पर क्या होता है? गिलास भी गर्म हो जाता है। आप गिलास में चाय डालिए, क्या होगा? चाय भी, वो स्टील का गिलास भी गर्म हो जाता है। गर्म तो चाय थी, गिलास तो ठंडा था, लेकिन जैसे ही हम उसमें चाय डालते हैं तो स्टील का गिलास भी गर्म हो जाता है। यानी कि चाय ने अपनी गर्माहट किसको दे दी? गिलास को भी दी। धातु क्या करें? आप लोहे का एक रोड लीजिए, एक सरिया लीजिए और उसको गर्म कीजिए, एक सिरा। आप क्या देखते हैं? दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो गर्म तो ये एक सिरा ले रहे, जैसे हम अगर इस चौक का एक ये सिरा गर्म, ये वाला सिरा गर्म, चौक ले रहे हैं, इस चौक को ये सिरा गर्म करें तो ये गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चौक ऊष्मा की कुचालक है और धातु जो हमारी सारी है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। अगर आपने लोहे का सरिया लें, ये सिरा गर्म करे तो क्या होगा? दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो यहां से ऊष्मा गति करते हुए यहां तक पहुंच जाती है। किस प्रकार से? या एक प्रयोग कर सकते हैं आप, क्या करें? एक लोहे की पत्ती ले लें, लोहे की पत्ती के ऊपर आप लोहे की पत्ती ले लें इस प्रकार से। चलो ये आगे बताऊंगा थोड़ा सा। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। क्या कहा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा गति करती है, तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, क्रिया है, ऊष्मा स्थानांतरण ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच
ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसकी यह ऊष्मा इस संचरण किन किन विधियों द्वारा होता है, तो इसकी तीन विधियां होती हैं, तीन विधियां हैं। पहली है चालन, दूसरी संवहन और तीसरी विकिरण। यानी ऊष्मा के चलने की या गति करने की या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की तीन विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। पहले बात करते हैं हम चालन की। ठीक है, चालन में आप क्या करना, स्टील के चम्मच का एक सिरा बीकर के उबलते जल में डालो। स्टील चम्मच है आपके घर में, वो लीजिए, गर्म उबलता हुआ जल लीजिए और उसमें एक सिरा रख दीजिए। तो क्या देखते हैं हम, ऊपर का सिरा भी गर्म हो जाता है, जबकि हमने केवल एक सिरा डुबाया हुआ है। तो किस प्रकार से क्या होता है, मान लीजिए ये बीकर है, ठीक है, क्या करना, ये बीकर है, यहाँ पे क्या है, जल भरा हुआ। आपने क्या किया, स्टील का चम्मच लिया और ये स्टील का कोई चम्मच था, ठीक है, ये वाला सिरा डुबा दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, दूसरा यहां तक ऊष्मा पहुंच जाती है और ये ऊपर तक गर्म हो जाता है। जब हमने पिछला पाठ पढ़ा तो हमने बताया था सभी पदार्थ जो होते हैं वो अणुओं के बने होते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी पदार्थ की, परमाणु, और परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, बहुत सारे अणु मिलकर के कोई पदार्थ या तत्व बनाते हैं। तो सभी जो, अब अगर हम इस स्टील के चम्मच की संरचना की बात करें तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे अणु इस प्रकार से हैं, आपस में ये इस तरीके से पड़े हुए हैं। अगर हम ऐसे बात करें समझाने के लिए, ये चम्मच है, ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे अणु हैं इस प्रकार से, ऐसे मानिए ये अणु है, ये क्या है, अणु, इस प्रकार से। अब क्या होता है, इस अणु ने जो ऊष्मा ली, उसने इसे दे दी, इसने इसे दे दी, इसने इसे, तो धीरे धीरे यहां तक ऊष्मा पहुंचती रहती है। ठीक है भाई, ये बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो इसने इससे ऊष्मा ले ली, जब ये गर्म होगा तो तीसरे अणु ने दूसरे अणु से ले ली, जब तीसरा अणु गर्म हो जाएगा तो ये तीसरे अणु से चौथा अणु ऊष्मा ले लेगा। इस प्रकार से ऊष्मा लास्ट तक चली जाती है। तो ऊष्मा गति करती है, ना कि आपके पदार्थ के अणु गति नहीं करते। इसमें क्या करा, ऊष्मा गति कर रही है, तो इसलिए इसको चालन विधि कहा है। चालन विधि में जो ठोस वस्तु है, ठोस पदार्थ है, उनमें चालन विधि द्वारा ऊष्मा की गति होती है। तो चालन, इसमें एक दूसरा, ठीक है, ये एक दूसरा उदाहरण इसमें आप ये करिए, एक पत्ती लीजिए लोहे की, ठीक है, ये लोहे की पत्ती है और इस पर मोम की सहायता से पिन लगा दीजिए। पहली पिन लगा ली, दूसरी, एक तीसरी पिन और एक ये चौथी पिन। 4 पिन आप लगा दीजिए, नाम दे दीजिए 1 2 3 4। ठीक, अब इसको क्या करना है हमें, इस पत्ती को यहां से गर्म कीजिए, यहां से पकड़ लीजिए हाथ से, यहां से गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद क्या होगा, क्या देखते हैं, ये पहले वाली कील, जैसे ही पत्ती यहां से, ये ऊष्मा यहां तक पहुंचेगी, पत्ती यहां तक गर्म होगी, तो क्या होगा, मोम पिघलेगा और कील नीचे गिर जाएगी यहां से। तो पहले नंबर की कील पहले गिरेगी। इसके बाद ऊष्मा धीरे धीरे, ये पत्ती यहां तक गर्म होगी तो यहां का मोम पिघलेगा और दूसरी पिन भी या दूसरी कील भी नीचे गिर जाएगी। धीरे धीरे यहां तक ऊष्मा पहुंचेगी, यहां तक गर्म होगी पत्ती, तीसरी कील गिर जाएगी और चौथी। यहां तक गर्म करने की जरूरत नहीं, वही सिरा गर्म करते रहिए तो लास्ट वाली कील भी गिर जाती है। जितनी कील आप चिपकाएंगे उस पर सभी कीलें धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होती जाएगी पत्ती नीचे गिरती जाती है।
इससे सिद्ध होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, एक गति होती है, वो चालन द्वारा होती है। ठीक है। अब आपका दूसरा है संवहन विधि। संवहन विधि में क्या करना है, आप कांच का एक बर्तन लीजिए, ठीक है, उसमें जल भरिए और उसको गर्म करता हुआ रख दीजिए। अब आप क्या देखेंगे, उसको ध्यान से देखिए, जल के जो कण है वो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गति करते हुए दिखाई देंगे। क्यों, क्या कारण होता है, आपने ये बीकर रख लिया, ठीक, इसको आप गर्म करिए स्टोव की सहायता से, ठीक, किसी भी पानी भर दीजिए, इसमें मान लीजिए, ये मानिए ये अणु है पानी के, इस प्रकार से ठीक। तो अब हमने बताया था द्रव के जो अणु हैं उनके बीच में कुछ खाली स्थान ज्यादा होता है, दूर दूर होते हैं थोड़ा। ठोस के अणु जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उसमें चालन द्वारा हो जाती है विधि, लेकिन इसमें दूर दूर होते हैं तो एक दूसरे को ऊष्मा नहीं दे पाते। लेकिन इसमें क्या होगा, नीचे के अणु जो ऊष्मा मिलेगी ये गर्म होंगे, गर्म होने के बाद इनकी गति बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ से हट जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे, और ठंडे जो है ये गर्म होकर के क्या होगा, हल्के हो जाएंगे, हल्के होंगे तो ऊपर उठेंगे, और जो भारी कण है वो जो ठंडे है वो नीचे आएंगे। तो इस प्रकार से जो अणु गर्म होते रहेंगे दर पे, वो ऊपर जाते रहेंगे और ठंडे नीचे, इस प्रकार से ऊपर नीचे गति होती रहती है। यानी द्रवों में जो उसका स्थानांतरण होता है, चालन संचरण होता है, वो संवहन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। तीसरी जो विधि आपकी वो है विकिरण। विकिरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य की जो ऊष्मा हमारे यहाँ आ रही है, पृथ्वी तक आती है, उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसलिए इस विधि को हम विकिरण विधि कहते हैं। किरणों के द्वारा आती है, किसी माध्यम की चीज की जरूरत नहीं है आपस में जुड़ने की, केवल किरणों के द्वारा आती है, इसलिए इस तीसरी विधि को हम विकिरण विधि कहते हैं। ठीक है। इसमें एक क्रियाकलाप दिया, एक मोमबत्ती जलाकर खड़ी करें, एक थर्मामीटर को हाथ से पकड़कर मोमबत्ती की लो से थोड़ा दूर रखो, मोमबत्ती जला ली, थर्मामीटर ले लिया, इस तरीके से मोमबत्ती जला लीजिए और थर्मामीटर थोड़ा लो से अलग रखिए। लो यहाँ तक है तो यहाँ रखिए थोड़ा दूर, ठीक है। कुछ देर बाद थर्मामीटर का जो पाठ्यांक है वो पढ़िए, क्या देखते हैं आप, थर्मामीटर के पाठ्यांक में वृद्धि होती है। तो क्या थर्मामीटर द्वारा ताप वृद्धि ऊष्मा स्थानांतरण की चालन संवहन विधि नहीं है? नहीं, ये आपकी विकिरण विधि है। वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण थर्मामीटर की घुंडी तक ऊष्मा का स्थानांतरण चलन विधि से नहीं हुआ। वायु क्या है, ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए चालन विधि द्वारा नहीं हुआ। मोमबत्ती की लो के आसपास की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है, अतः ऊपर चली जाती है, इसलिए जो ऊष्मा का चालन हुआ वो संवहन विधि से भी नहीं हुआ। अब इससे स्पष्ट है कि थर्मामीटर की जो घुंडी है वो किसी अन्य विधि से गर्म हुई है, और इस विधि को हमने विकिरण कहा, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी ऊष्मा की चालन की 3 विधियां थी, स्थानांतरण की या संचरण की 3 विधियां थी, चालन, संवहन और विकिरण। जो आपकी ठोस वस्तुएं हैं उनमें चालन द्वारा संचरण होता है ऊष्मा का, स्थानांतरण होता है। जो द्रव होते हैं उनमें संवहन द्वारा, और जो गैसें हैं, ठीक है, उनमें विकिरण द्वारा या अन्य वस्तुओं में विकिरण द्वारा होता है। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, कल इसके बाद आगे का करेंगे, ठीक है।
तीनों विधि पढ़िएगा ध्यान से, चालन, संवहन और विकिरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा, द्रव वस्तुओं में संवहन द्वारा, और गैसों में या अन्य उसमें जिसमें ऊष्मा को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे विकिरण विधि कहते हैं। ठीक है।